चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। वैसे इंग्लिश अगर सीखना हो तो भैया पूरा साल भर का प्रोसेस है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूल्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको देखने का प्रयास करेंगे, समझने सीखने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम को, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ काफ़ी ईजी वे में, काफ़ी ईजी वे में हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसको बता रहा हूँ। आपके समझ आने वाला है, बस आप विश्वास करें कि आपको समझ आ रहा है, बाकी आ जाएगा। चलो, मिक्स रूल है, कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब इंटरजेक्शन कंजक्शन ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं देख रहे हैं, मिक्स रूल देख रहे हैं, है ना। तो ग्रामर के पूरे मिक्स नियम देखेंगे, लगभग 50-60 है जो इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल पहले दृष्टि में हम वो कवर करेंगे, ठीक। चलो, तो सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है अगर पूछा जाए? नेम प्लेस थिंग। बचपन में खेलते थे नहीं नाम, जैसे संज्ञा, हिंदी में संज्ञा है, नाम पता गांव, है ना। नेम प्लेस थिंग सब क्या हो जाता है? नाउन। नाउन भी अगर मैं दो प्रकार के नाउन बताऊं, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। एक होता है प्रॉपर। प्रॉपर बोलते हैं ना, अरे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो, पर्टिकुलरली कहाँ के रहने वाले हो। तो प्रॉपर मतलब एक स्पेसिफिक किसी चीज को बोले। जैसे देखो, 4-5-6 लोग बैठे हैं, उन लोग लड़के हैं, वो कोई प्रॉपर नहीं है। लड़के मतलब एक ग्रुप, जाति को बता दे रहा है। लेकिन प्रॉपर तुम्हारा नाम क्या है भैया? तो बोले मेरा नाम राम है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रॉपर श्याम है। तुम कहाँ रहते हो? मैं प्रॉपर भिलाई का रहने वाला हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं प्रॉपर दुर्ग का रहने वाला हूँ। तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी स्पेसिफिक, कोई एक विशेष को हम बोलें तो कोई भी पर्सन या प्लेस क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन उसका उदाहरण हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन समझ आए। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे मान के चलिए एक राम है, श्याम है, कालू है, मोहन है, सोहन है, सब के सब अलग रूप में देखे तो प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन सभी में क्या समानता है, कॉमन क्या है? बोले वो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए? कॉमन हो गए, जो सब में समान रहे, स्टूडेंट्स। समझ आई बात? तो जैसे देखो उदाहरण, कुणाल, प्रज्ञा, विक्की, तीनों स्टूडेंट्स अर्थात कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं खाली कुणाल की बात करूं तो वो प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कुणाल की बात कर रहा हूं मैं, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं। प्रज्ञा की बात करूं प्रॉपर नाउन, विक्की की बात करूं प्रॉपर नाउन। लेकिन तीनों में क्या कॉमन है, क्या समानता है? वो तीनों के तीनों स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? समझिए बात। अब यहां से नियम क्या सीखेंगे आप? पहला नियम, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। बोले कैसे? द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इस रायपुर। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कोई स्पेसिफिक राज्य नहीं है। मैं कोई स्टेट बोला क्या? स्टेट का नाम बता रहा हूं, राज्य का नाम बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ क्या है? रायपुर। तो क्या रायपुर में आर कैपिटल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये देखो, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसलिए हम जब भी नाम लिखते हैं ना किसी का, रोहन, सोहन, मोहन, योगेंद्र, तामेश, ऐसा, तो वो जो नाम का पहला लेटर रहता है वो कैपिटल रहता है, भले वो बीच में ही क्यों ना घुसा हो। जरूरी नहीं रायपुर यहां पर आएगा तभी कैपिटल होगा। जो भी सेंटेंस लिखते हैं पहला अल्फाबेट तो कैपिटल रहता ही है, इधर कभी कैपिटल रहे। रूल नंबर 2, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उस कॉमन नाउन के आगे द लगाते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है। और मैं नियम पढ़ाते पढ़ाते आपको एक बात बता दूं कि नियम पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा। बोले सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? नियम पढ़ के आपको नहीं समझ आएगा, जब आप उदाहरण देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा। नियम नियम छोड़ दो, उदाहरण पे ध्यान देना। उदाहरण के बाद में फिर जब आपको नियम बताऊंगा तो आपका क्लिक करेगा। देखो क्या बोल रहा हूं। रूल नंबर 2, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो कॉमन नाउन के आगे द लगता है। अब मेरी बात समझना, जैसे देखना, मैं खाली ऋतिक रोशन की बात करूं तो जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आपका नाम है, आपका नाम माने चलो शुभांशु, आपका नाम क्या? ऋतिक, आपका नाम क्या? निकिता, ऐसे अलग अलग नाम हो गए। तो क्या आप एक प्रॉपर नाउन नहीं हुए? वैसे ऋतिक रोशन की भी बात करूं तो ऋतिक रोशन भी क्या है? एक प्रकार के प्रॉपर नाउन नहीं हुआ? बोलो सर। तो ऋतिक रोशन को हम ऋतिक को ध्यान रखना, ऋतिक को प्रॉपर नाउन की तरह भी यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं भैया? ये प्रॉपर नाउन की तरह है। लेकिन कभी कभार ऋतिक कॉमन नाउन की तरह भी यूज होगा। बोले सर कैसे? समझना, ऋतिक को हम किस लिए जानते हैं? ऋतिक की खूबसूरती की वजह से, उसकी सुंदरता की वजह से, हैंडसम है ना ऋतिक, बॉडी बिल्डर है। तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि अरे तुम तो क्लास के ऋतिक रोशन हो, मतलब भैया वो क्लास का ऋतिक रोशन है, मतलब वो अच्छा स्मार्ट है। तो ऋतिक को हम ऋतिक के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, ऋतिक की जो फीचर है, ऋतिक की जो क्वालिटी है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब किसी प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन मतलब कौन? ऋतिक, उसको कॉमन नाउन की जैसे यूज कर रहे हैं, ऋतिक को ऋतिक ही बोल रहे हैं। लेकिन अब ऋतिक का मतलब ये नहीं कि वो ऋतिक रोशन है, इसका मतलब ये है अरे तुम तो ऋतिक रोशन है यार, तो वो ऋतिक रोशन है ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। तुम तो ऋतिक रोशन, इसका ये मतलब है कि भैया तुम ऋतिक रोशन जैसे स्मार्ट हो, ऋतिक रोशन जैसे 6 पैक एब्स है, ऋतिक रोशन जैसे लड़कियां तुम्हारे ऊपर मरती हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उसके आगे द लगता है। जैसे अर्जुन इज, अनुज इज ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, गलत।
अब ये ऋतिक रोशन, सोच के देखो, अनुज क्या ऋतिक रोशन है? नहीं भैया, अनुज अलग होगा, ऋतिक रोशन अलग होगा। लेकिन यहाँ पे ऋतिक रोशन को अब एक प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। तो अनुज इज द ऋतिक रोशन ऑफ द क्लास, अनुज इज द ऋतिक रोशन ऑफ द क्लास। मोदी इज द चाणक्य ऑफ इंडिया, राहुल गांधी इज द चाणक्य ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी को चाणक्य थोड़ी नहीं बोल रहे, मोदी को चाणक्य थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, उस चाणक्य से कंपेयर कर रहे हैं। भैया चाणक्य भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब चाणक्य की क्वालिटी की वजह से कि भैया वो राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा तिमाली करते हैं, तो राहुल गांधी इज द चाणक्य ऑफ इंडिया। समझिए बात। जैसे मैं बोलूं योगेंद्र सर इज द सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, बोले सर कैसे? तो मैं सचिन नहीं हूं, बोल रहे कोई बैट्समैन क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, बोलते योगेंद्र सर है भैया, सचिन जैसे हैं भैया यहाँ के, बोले ठीक है, योगेंद्र सर इज द सचिन ऑफ दिस क्लास। समझिए बात। तो दूसरा नियम भी मेरे ख्याल से आप सुन लिए होंगे। कॉमन नाउन भी अपने, कॉमन नाउन के भी अपने प्रकार हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग, है ना, जैसे स्टूडेंट, तो छात्रों का समूह भैया स्टूडेंट हो गए, है ना, क्लियर। और जैसे गाय का अपना एक समूह होता है, भेड़ों का अपना एक समूह होता है, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, हर्ड हो गया, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको मटेरियल नाउन भी बुलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब जो मटेरियल के रूप में यूज हो। जैसे ये फर्नीचर है, फर्नीचर किससे बना होगा? ये जो फर्नीचर है किससे बना होगा? वुड से बना होगा, लकड़ी से बना होगा। तो वुड क्या हो जाएगा? मटेरियल, जो किसी रॉ मटेरियल से बना हो। समझ रहे बात? क्लियर। जैसे मैं एक ईयरबड लूं, ईयरबड किससे बना है भैया? कॉटन से बना है, कपास से बना है। ईयरबड किससे बना है? कपास से बना है। तो कपास, कॉटन क्या है? कॉटन मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा पढ़े होंगे, तो भाववाचक संज्ञा को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, समझना। जैसे मैं बोल रहा हूं वो लड़का बहुत गुस्सैला है, वो लड़का बहुत क्या है? गुस्सैला है। तो गुस्सैला से गुस्सा का भाव निकाल लो, गुस्सैला से एक भाव निकाल लो आप। तो गुस्सैला तो उसकी प्रवृत्ति हो गई, उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता हो गई। उस विशेषता से हमको क्या खींचना है? उस विशेषता से हमको उसका भाव खींचना है। तो गुस्सैला से गुस्सा निकालो, क्रोधी से क्रोध निकाल लो, प्यारा से प्यार निकाल लो, सीधा से सीधापन निकाल लो, कड़वा से कड़वापन निकाल लो। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। क्लियर? समझ। तो जैसे कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है आर्मी, ज्यूरी, क्राउड। मटेरियल नाउन का उदाहरण कॉटन, वुड। तो अब नियम क्या कहता है? तीसरा नियम जो मैं आपको बताने वाला हूं, मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता। और आर्टिकल मतलब क्या होता है? इसको इनडेफिनेट आर्टिकल भी बुलाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि ए, एन, द। और आधा ज्यादा ग्रामर तो यही का पार्ट होता है, ए एन द। ठीक। तो मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता, यानी कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी ए एन द का यूज नहीं होगा। जैसे ही आपका कॉटन दिखा, क्लिक करना चाहिए, योगेंद्र सर क्या बताए थे भैया? योगेंद्र सर बताए थे ये तो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल के रूप में यूज हो जाए, यानी द कॉटन इज अ कैश क्रॉप। कॉटन बिल्कुल, अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ जाएंगे, कॉटन एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है जी, बिल्कुल। कपास एक नकदी फसल है, लेकिन कपास सोचो एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है कि नहीं? तो क्या मैं इसको मटेरियल नाउन बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बोल सकता हूं। तो कॉटन के पहले द लगना चाहिए क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। कॉटन इज द कैश क्रॉप, इसके पीछे कोई ए एन द नहीं लगेगा। समझिए बात? कोई भी ए एन द नहीं लगेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द चेयर इज मेड अप ऑफ अ वुड। बहुत अच्छा सवाल, देखो बहुत अच्छा सोचना, दिमाग लगाना, आप खुद जज कर लोगे। एक बार जासूस वाली बुद्धि लगाओ। बोले सर नहीं पकड़ में आ रहा, सब पकड़ में आएगा। जासूस वाली बुद्धि लगाओ, सोचो, देखो, एक एक शब्द पे गौर करो। चेयर, सोचो चेयर क्या रॉ मटेरियल है? चेयर तो खुद लकड़ियों से बन के फिनिश प्रोडक्ट है जी, वो तो निर्मित माल है। लकड़ी, लकड़ी रॉ मटेरियल है, लेकिन चेयर नहीं है, भले लकड़ी से अपन चेयर बनाए। तो द चेयर इज मेड अप ऑफ अ वुड। जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो लकड़ी से बना। ओके, बताओ वुड रॉ मटेरियल है क्या? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये रॉ मटेरियल नहीं है। तो अभी हमने तीसरा नियम क्या देखा कि जो भी रॉ मटेरियल रहता है, मटेरियल नाउन रहता है, उसके पीछे ए एन द नहीं लगता। तो चेयर के पीछे द ए एन द लगा है, चलेगा क्या? बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये जो लकड़ी के पीछे ए एन द लगा है ना, ये नहीं लगना चाहिए। तो द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। कितना अच्छा नियम है, कितना बारीक नियम है। ये भी बता रहा हूं, आपको इजी लगेगा, लेकिन यही सब तो नियम पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है, लेकिन ये भी नहीं बनता। ठीक, लेकिन अब बनेगा। अब मैं बता दिया, अब इसको देखेंगे, बनेगा। ठीक, रूल नंबर 4 देखते हैं। एक कलेक्टिव नाउन के साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। बोले सिंगुलर सर क्या चीज है? एक एक चीज हम तुरंत समझते जाएंगे। कलेक्टिव नाउन मतलब जो समूह को दर्शाए,
कलेक्टिव, कलेक्ट करके कलेक्टिव नाउन। जैसे जजेस के ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं, जजेस का जो समूह है ना ज्यूरी। देखना टीवी शोज होते रहते हैं, कोई सिंगिंग डांसिंग का कंपटीशन होता है तो 40-50 जज एक साथ बैठ रहते हैं जो मार्क्स देते हैं, ऐसा देखे होंगे टीवी शोज में। तो जजेस नहीं बोलते, ज्यूरी मेंबर बोलते हैं। बोले सर जजेस भी सुने तो जजेस बोले तो फिर वो गलत बोल रहा है। ज्यूरी मेंबर सुने होंगे आप, ज्यूरी जजेस का समूह, समझिए बात। तो ज्यूरी ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके साथ समानता सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। बोले सर ये सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन क्या? वर्ब मतलब क्या? वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया जो करने का भाव बताए। जैसे हिंदी में मैं क्रिया, जाना आना खाना पीना, इसको मैं क्रिया बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो जाना, जैसे मैं बोल रहा हूं योगेंद्र इज गोइंग, तो गो क्रिया हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। योगेंद्र इज डूइंग, डू, बिल्कुल। योगेंद्र इज टीचिंग, टीच, ये सब वर्ब हुआ कि नहीं हो गया? गो मतलब जाना, डू मतलब करना, टीच मतलब पढ़ाना, ये सब क्रिया हो गया। बिल्कुल क्रिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। ये बिल्कुल क्रिया कहलाएगा। लेकिन इस क्रिया के साथ ध्यान रखें, इस क्रिया के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया भी होते हैं। तो वर्ब मतलब ये करना जाना खाना पीना ये सब नहीं। इसके साथ जैसे जो इज एम आर बोलते हैं ना, इज एम आर, इज एम आर जो होने का भाव बताया, होना भी अपने आप में करना है, वो भी एक क्रिया है। ठीक है, इज एम आर, वॉज वर, ये सब भी क्या है? क्रिया है। लेकिन कैसी क्रिया है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव, ये सब कैसा वर्ब है? बोले तो हैज हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक कलेक्टिव नाउन के साथ समानता सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर द ज्यूरी हैव गिवन देयर डिसीजन, तो ध्यान रखना द ज्यूरी, ज्यूरी बोल दिया मतलब ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके साथ ये जो हैज हैव है ना, हैज और हैव, अब बोले सर ये कैसे याद रहेगा, इसमें से कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल? तो एस में एस लग रहा है ना, तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर एक वचन, और ये प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया? प्लूरल। वैसे डू और डज में, डज और डू और डज में ये एस या ई एस लग गया ना, तो एस से सिंगुलर बना लेना। ऐसे ट्रिक है याद करने का। ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है, एक वचन बहुवचन, समझिए बात। वैसे इज क्या है? एस लग रहा है सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है क्योंकि एक ही के लिए यूज किया, आर प्लूरल है। तो बताओ द जूरी, अब जूरी हो गया भैया कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ जो वर्ब लगेगा ये सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हैज और हैव में क्या सिंगुलर होता है? सर हैज होता है। तो हैव क्यों यहां पर आएगा? हैज, द जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन नहीं, बोले सर देयर, देयर मतलब उनका, उसका खुद का, बस एक जन का, तो इट्स डिसीजन, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। बोले सर हिज तो लग सकता था कि अरे हिज लड़का है, थोड़ी ना बताया आपको, जूरी जूरी मतलब सब मिक्स है, तो इट्स डिसीजन, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट अ रेस्क्यू ऑपरेशन, आर्मी को बुलाया गया है, हैव नहीं, आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन में जो वर्ब लगेगा, भले वो सिंगुलर वर्ब ही क्यों ना हो, भले वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो, भले वो सहायक क्रिया ही क्यों ना हो, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लगेगा। सामान्यतः सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। प्रोनाउन मतलब ये वाला हिस्सा, ये वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, समझ लो, ठीक है। तो ये हिज, द आर्मी हैव नहीं होगा, द आर्मी हैज बीन कॉल्ड टू कैरी आउट अ रेस्क्यू ऑपरेशन, आर्मी को बुलाया गया है ना। देखो आर्मी कॉल्ड बोलेंगे तो आर्मी ने किसी को बुलाया है, आर्मी हैज बीन कॉल्ड मतलब आर्मी को बुलाया गया है। आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू मतलब मैंने तुमको बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू। आई हैव बीन कॉल्ड मतलब मुझे बुलाया गया है, तो ये एक्टिव पैसिव है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो चलो सही स्टेटमेंट ये है, द आर्मी हैज बीन कॉल्ड टू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन। रूल नंबर 5 देखते हैं, जहां कलेक्टिव नाउन में एकरूपता, कॉमन डिसीजन दिखाई ना दे, वहां प्लूरल प्रोनाउन वर्ब यूज होगा। समझना बात को। अभी तो हम रूल 4 देखे, रूल 4 ये क्या बोला कि जहां पे कलेक्टिव नाउन होगा वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन ध्यान रखना इसका एक अपवाद है रूल नंबर 5। बोले अपवाद कैसे सर? अपवाद ऐसे कि देखो आर्मी को कलेक्टिव नाउन मैं तब मानूंगा जब आर्मी एक दिशा में काम करे, जूरी को मैं तब एक जूरी मानूंगा या कलेक्टिव नाउन मानूंगा जब वो एक दिशा में काम करे, एक रूपता दिखाई दे। तो सारे के सारे जूरी अगर हाँ में वोट दे रहे हैं तो वो कलेक्टिव डिसीजन दे रहे हैं, उनमें एक रूपता दिखाई दे रही है, वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तभी तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। लेकिन हो सकता है भैया जूरी मेंबर्स में से चार ने क्या किया, हाँ बोला, चार ने ना बोला, तो अब वो एक रूपता नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब वो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, अब उनका डिसीजन अलग अलग हो गया है, यानी कि टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो भैया दो अलग अलग कैटेगरी बन गई, दो अलग अलग पार्ट बन गया, और जहां दो आ गए तो वहां प्लूरल हो गया, वहां बहुवचन हो गया।
तो जैसे देखो, अब बोले सर कैसे मालूम चलेगा उन लोग हाँ डिसीजन दे रहे कि ना दे रहे हैं? सेंटेंस पढ़ के, सेंटेंस पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, डिवाइडेड, अपने खुद के निर्णय में बढ़ गए उन लोग। एक हाँ बोल रहे, एक ना, एक फांसी पे लटकाओ, एक नहीं लटकाओ, ऐसे बोल रहे, एक पास करो बोल रहे, एक फेल करो बोल रहे। डिवाइडेड, डिवाइडेड से समझ आ गया कि दो अलग अलग रास्तों में चले गए, और जहां दो अलग अलग रास्तों में चले गए तो सिंगुलर नहीं लगेगा, अब इसका अपवाद हो जाएगा, अब लगेगा वर्ड, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, और इट्स भी ना होकर प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा, देयर डिसीजन। क्लियर? रूल नंबर 6 की बात करते हैं। एक कलेक्टिव नाउन भले ही लिविंग बीइंग हो, उसे न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। ठीक है, जैसे आर्मी में भले देखो, हिंदी में हम लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये बस यही देखते हैं, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग होता है, उसमें न्यूट्रल जेंडर जैसा कुछ नहीं होता, उभय लिंग जैसा नहीं होता, संस्कृत में होता है। ठीक है, तो देखो हिंदी में अगर हम देखें लिंग कितने प्रकार के, दो हिंदी में। संस्कृत में कितने प्रकार के, एक नपुंसक लिंग भी होता है, तीन। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के, तीन। जेंडर, जेंडर मतलब एक मेल जो पुरुष जाति को संबोधित करे, एक फीमेल। बोलो सर तीसरा ट्रांसजेंडर क्या? नहीं, ये मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर नहीं है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर तो मेल फीमेल और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जो नॉन लिविंग बींग के लिए यूज हो, जो जीवित नहीं हो उनके लिए यूज हो। तो कलेक्टिव नाउन भले ही लिविंग बींग हो लेकिन उसे न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। बोले इसीलिए तो देखो, द ज्यूरी हैज गिवन हिज डिसीजन, अरे हिज तो लड़कों के लिए यूज किया जाता है, हर लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, और इट्स जो है वो नॉन लिविंग बींग के लिए यूज किया जाता है। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ना कि हिज डिसीजन। पारुल जी हैड हर्ड ऑफ काउज, मतलब वो गाय को उसके पास झुंड था, हर्ड ऑफ काउज। शी केप्ट हर्ड्समैन टू टेक केयर ऑफ हिम या हर। सोचो यहां पर हिम या हर आएगा क्या? हर्ड ऑफ काउज, काउज गाय, गाय भले लिविंग बींग है, जानवर है, जीवित प्राणी है, निर्जीव नहीं है, लेकिन फिर भी उसके समूह को हम क्या मानेंगे? हम न्यूट्रल जेंडर मानेंगे, नपुंसक लिंग। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। तो हिम और हर किसकी बात कर रहा है? काऊ की। तो हिम तो लड़कों के लिए यूज करते हैं, लेकिन गाय भैया हम लड़के नहीं मान रहे। हर लड़कियों के लिए यूज करते, तो गाय को लड़की वाला जाति भी नहीं मान रहे। हमने क्या माना कलेक्टिव नाउन के रूप में? उसको उसको माना न्यूट्रल जेंडर, ना मेल ना फीमेल। तो टेक केयर ऑफ हिम नहीं, हर नहीं, टेक केयर ऑफ इट। समझिए बात, टेक केयर ऑफ इट। अब देखो रूल नंबर 7, ये रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 हो, सब में रूल्स हो गए हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 ऐसे कर लेना है। ठीक है, छोटे बच्चों और लोअर एनिमल को न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। ये देखो, ये मैंने अपने शब्दों में बताया हुआ है। ठीक है, अपने शब्दों में, जो आपको आसानी से समझ आ जाए, अपने शब्दों में बताया है, एकदम आसानी से समझ आने लायक भाषा का उपयोग किया है। अब देखो, हमको क्या लगता है कि अगर कोई मेल है तो उसके लिए मेल यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, मेल नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, मेल प्रोनाउन जैसे ही हर में। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल वाला यूज करेंगे। लेकिन कोई बच्चे हैं और लोअर एनिमल, बच्चे, बच्चे मतलब कहने का तात्पर्य है, जैसे देखो एक छोटे बच्चे को आप देखोगे, आप छोटे बच्चे को देखोगे, अगर वो कपड़ा पहना है तो भैया आप जज नहीं कर सकते वो कि मेल है फीमेल है। तो जो 5 साल का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो आप नहीं बता सकते लड़का की लड़की। उसका बाल बड़ा रहेगा तो आप बोल दोगे लड़की है, टकलू मुंडू कर दोगे लड़की को तो लगेगा लड़का है। तो छोटे बच्चों को एक नजर में देखकर उसका जेंडर नहीं जज किया जा सकता। वैसे ही जो छोटे कैटेगरी के एनिमल है, छोटे कैटेगरी के एनिमल मतलब जैसे देखो शेर रहेगा तो भैया बब्बर शेर दाढ़ी वाड़ी है तो भैया पुरुष हो गए, शेरनी अलग से आप पता चल जाएंगे। लेकिन जो चूहा है, अब भैया चूहा कहां पकड़ के ऐसे देखोगे कि मेल है फीमेल है? चूहा हो गए, बिल्ली हो गए, ये सब आप नहीं जज कर पाओगे एक नजर में कि वो लड़का है कि लड़की है, मतलब मेल है कि फीमेल है। समझ आ रही बात? ठीक। तो छोटे बच्चों और लोअर एनिमल को न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब तक आपको नहीं बता दिया जाए कि बेबी भैया लड़की है लड़का है, तब तक उसको हम न्यूट्रल जेंडर ट्रीट करेंगे, है ना? समझ रही बात? द बेबी लव्स हिज टॉयज, भैया देखो हिज तो किसके लिए यूज किया जाता है? हिज मेल के लिए यूज किया जाता है, लड़कों के लिए यूज किया जाता है। हर किसके लिए यूज किया जाता है? लड़कियों के लिए, यानी कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और इट्स जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए, जो ना तो मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है। द बेबी लव्स हिज टॉयज नहीं होगा, गलत। क्या होगा? द बेबी लव्स इट्स टॉयज, बच्चे अपने खिलौनों को प्यार करते हैं। द माउस लॉस्ट, अब भैया माउस, माउस छोटे जानवर हो गए, छोटा जानवर हो गया। द माउस लॉस्ट हिज द टेल, माउस तो छोटा लोअर कैटेगरी का एनिमल हो गया, तो उसको मैं लड़का मानूं लड़की मानूं क्या मानूं? तो माउस लॉस्ट
हीज टेल नहीं होगा। व्हेन द कैट पाउंस्ड, पाउंस्ड मतलब होता है झपट्टा मारना, ऐसे कूद के झपट्टा मारने को पाउंस बोलते हैं। तो माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो चूहा है उसने अपनी पूंछ खो दी जब बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा, ठीक है। द माउस लॉस्ट हिज टेल, तो लड़का जैसा मेल जैसे यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, इट्स टेल होगा। एंड व्हेन द कैट, कब उसने पाँव अपना पूंछ खो दिया, व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम, हिम नहीं ऑन इट। समझ आ रही बात? चलो रूल नंबर 8, जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करते मानवीकरण किया जाता है तो उसको मेल या फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, मेल या फीमेल। बोले सर ये क्या बोल रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट समझना, जैसे देखो बादल चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बादल रो रहे हैं, ऐसे शेरो शायरी की दुनिया में देखना पर्सोनिफाई किया जाता है। पर्सोनिफाई मतलब उसको पर्सन की क्वालिटी देना, मानवीकरण करना मतलब उसको मानव का विशेषता प्रदान करना। कविता में, शेरो शायरी में यूज किया जाता है कि नहीं कहता, पोयम में। जैसे मैं बोलूं दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, अरे दीवार बोलेंगी मुझसे नहीं, लेकिन वो दीवार को मैं क्या कर रहा हूं, पर्सोनिफाई कर रहा हूं, उसको पर्सन की क्वालिटी दे रहा हूं, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, पर्सोनिफाई करना कहलाता है, मानवीकरण करना कहलाता है। बादल रो रही हैं, आसमान रो रहा है, अरे आसमान तो नॉन लिविंग चीज हो गया, लेकिन रो रहा है बोले तो रोता कौन है, आदमी औरत रोते हैं, है ना। तो कभी कभार हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, और जब लिविंग बीइंग मानेंगे तो उसको उसके लिए मेल या फीमेल वाला वर्जन यूज करेंगे। तो कब मेल और कब फीमेल यूज करेंगे, तो जहां पे स्ट्रेंथ या वॉयलेंस दिखाए, स्ट्रेंथ और वॉयलेंस दिखाए तो वो हम मेल की तरह यूज करते हैं, है ना। और फीमेल के लिए देखो जहां पे हम ममता का बात आ गया, जैसे नेचर, प्रकृति, प्रकृति हमें अपने गोद में समा लेती है, तो गोद में समाने का काम किसका है, माता का है, माँ का है। गोद में कौन सुलाती, माता सुलाती है। तो प्रकृति को हम वो थोड़ा फीमेल वर्जन लग रहा है, फीमेल वर्जन लग रहा है। सूर्य आज अपने उफान में, बोले सूर्य आज अपना प्रकोप दिखा रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा वॉयलेंस आता है ना, तो उसको मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक, उसके अलावा और कुछ एग्जांपल है, जैसे सन हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, सबको ना पुरुष की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, पुरुष। बोले सर ये किस नियम के आधार पर, नियम नहीं, डायरेक्ट याद कर लेना। बाकी जहां पे स्ट्रेंथ और वॉयलेंस दिखे वो पुरुष वाला ट्रीट करेंगे। बाकी एग्जांपल सन, विंटर, समर, टाइम, डेथ, ये सब के सब को क्या काउंट किया था, ये मेल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इसको ध्यान रखना, अगर इसको मानवीकरण किया गया तब, ऐसा नहीं कि जैसे सन भी रोटेट कर रहा है, मान के चलो सन भी घूम रहा है, ठीक है। चलो आगे चल के उदाहरण दूंगा, सन, विंटर, समर, टाइम, डेथ। और फीमेल में ब्यूटी, जेंटलनेस, खूबसूरती की बात आए तो वो फीमेल, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, दया भाव का बात आए, कोमलता की बात आए तो वो फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे। और मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, मर्सी, दया, ये सब हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं। अब समझना, अब यहाँ पे उदाहरण देंगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे देखो, द सन फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड, द सन केम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड एंड विथ हर या इट्स ब्रिलियंस टोर द व्हील ऑफ डार्कनेस। सोचो यहाँ पे क्या लगेगा, विथ हर या इट्स। आपको लगेगा सन तो भैया सूर्य तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इट्स लगा दूं क्या, विथ हिज ब्रिलियंस, विथ मतलब उसके पावरफुल के, उसके ब्रिलियंस की वजह से, तो इट्स भी नहीं लगेगा, हर भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि सन हम अगर उसको पर्सोनिफाई करते हैं, सोच क्या बोल रहे हैं, टोर द व्हील ऑफ डार्कनेस, व्हील मतलब पर्दा, डार्कनेस मतलब अंधेरा, टोर मतलब टीयर का सेकंड फॉर्म है, तो अंधेरे का पर्दा चीर दिया, बोले भाई तो चीरने फाड़ने काम कर रहे आदमी करेगा नहीं है। तो सन को मेल की तरह ट्रीट करते हैं, तो विथ हिज या हर या इट्स नहीं होगा, क्या होगा, विथ हिज ब्रिलियंस, विथ हिज ब्रिलियंस टोर द व्हील ऑफ डार्कनेस, ये सही होगा। क्लियर। नेचर ऑफर्स हिज लैप टू हिम दैट सीक्स इट, ये क्या बोल रहा है, सीक मतलब झांकना या तलाश करना, है ना। सीक मतलब उस चीज के मैं पीछे हूं, तलाश कर रहा हूं। नेचर ऑफर्स हिज लैप टू हिम दैट सीक्स इट, तो भैया नेचर जो प्रकृति है उन्हें अपना गोद सौंपती है जो उसके तलाश कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तो ऑफर्स हिज लैप नहीं, हर लैप, नेचर ऑफर्स हर लैप टू हिम दैट सीक्स इट। द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर्स, पृथ्वी हमको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, तो अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन, हिज नहीं, हिज तो लड़कों के लिए यूज किया था, और जहां पे अर्थ लग गया मतलब वहां मेल वाला पार्ट यूज करेंगे, हर चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर्स। क्लियर। तो ये सब, लेकिन जैसे देखो जहां पे पर्सोनिफाई नहीं करे, जहां पे मानवीकरण नहीं करे, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस, तो हिज एक्सिस या हर एक्सिस नहीं करेंगे भैया, उसमें कुछ मानव वाली क्वालिटी दे रहे हैं क्या, वो तो अपना घूमने काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। तो इट्स एक्सिस, वहां पे आपको जबरदस्ती मेल फीमेल वाला वर्जन नहीं करना है।
कुछ यूनिट ऑफ काउंटिंग होते हैं जैसे पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000 एक्सेट्रा, ये सब यूनिट ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसके लिए क्या नियम कहता है, रूल नंबर 9, क्या नियम बोलता है रूल नंबर 9, यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले अगर कोई संख्या यूज की जाए तो यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। बोले सर क्या बोले, समझ नहीं आया। मैंने बोला ना आपको एग्जांपल बताऊंगा तभी समझ आएगा। फिर से एक बार पढ़ता हूं रूल, यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले अगर कोई संख्या यूज हो जाए तो यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। बोले सर क्या बोले, एग्जांपल देखो, माई फ्रेंड ब्रॉट 2 डजन्स एग। देखो एक बॉट होता है खरीदना, बाई का बॉट, और एक ब्रिंग का ब्रॉट होता है सेकंड फॉर्म, एक खरीदना एक लाना। तो मेरे दोस्त ने भैया 2 दर्जन अंडे लाए। बोले ओके, तो ये बताओ ये काउंटिंग यूनिट ऑफ काउंटिंग हो कि दर्जन, पेयर, ये सब यूनिट ऑफ काउंटिंग है। तो यूनिट ऑफ काउंटिंग पहले अगर कोई संख्या यूज किया जाए, ये डजन हो गया, 100 हो गया, ग्रॉस हो गया, है ना, पेयर हो गया, ये सब यूनिट ऑफ काउंटिंग है। तो ये यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले, यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले क्या यूज हो जाए, कोई नंबर यूज है, जो कोई संख्या यूज हो जाए तो यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। यूनिट ऑफ काउंटिंग को, तो 2 डजन्स, ये जो यूनिट ऑफ काउंटिंग है इसको सिंगुलर यूज करेंगे। सिंगुलर मतलब देखो ये डजन्स नहीं डजन होगा। जैसे पेन सिंगुलर है, पेन खाली एक पेन को दिला रहा, लेकिन पेन्स बोल दूं, पेन्स, ये प्लूरल कहलाता है। क्या है ये, प्लूरल। बोले सर एक जगह तो आप थोड़ा एस वैस वाला सिस्टम बता रहे थे, जहां एस लगता है वो सिंगुलर है। हाँ वो वर्ब में बता रहा था। नाउन में एस लगे, नाउन में एस लगे तो वो प्लूरल हो जाता है। नाउन में एस लगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल होता है। और वर्ब में एस लगे तो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में एस लगे तो सिंगुलर हो जाता है, वर्ब में एस लगे तो सिंगुलर हो जाता है। बोले सर नहीं समझ आया, समझाते हैं। पेन क्या है, कलम क्या है, कलम संज्ञा है कि नहीं है। तो देखो पेन का पेन्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। और डू का डस कर दूं तो जहां पे डस आ गया मतलब क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। समझ आई बात। 10वां नियम क्या कहता है, कुछ प्लूरल वर्ड सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। 10वां नियम क्या कहता है, कुछ प्लूरल वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। बोले कैसे, उदाहरण दो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स है, मैकेनिक्स। अब आपको लगेगा कि अरे फिजिक्स के पीछे एस लग गया भैया, मतलब वो तो प्लूरल हो गया। 20 सर बताएं, नहीं, कुछ का नाम ही वैसी है भैया। देखो न्यू और न्यूज, तो न्यू मतलब ये शब्द में ही एस नहीं है, तो ये न्यू मतलब नया, और ये न्यूज मतलब खबर वाला न्यूज है। ऐसा नहीं कि नए को नए ऐसे करके प्लूरल बना दिया, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज में पहले से एस लगा ही रहता है। फिजिक्स, अब बोले नहीं सर एस हटा दूं तो एक सिंगल फिजिक होगा, नहीं, फिजिक फिर चेंज हो जाएगा उसका मतलब। फिजिक मतलब बॉडी वाला फिजिक, आपका हेल्थ। फिजिक्स सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। कुछ प्लूरल वर्ड सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। भले उसको लगेगा पीछे एस लगा है तो उसको प्लूरल बनाएंगे, नहीं, वो प्लूरल वर्ड है लेकिन सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो जैसे फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस है, नहीं। जैसे मैं बोलूं उदाहरण दूं, बॉयज आर गोइंग की इज गोइंग, बॉयज। वहीं मैं राम यूज कर दूं, राम सिंगुलर हो गया तो राम के साथ इज लगाऊंगा, बॉयज के साथ आर लगाऊंगा, एस वाला, ये प्लूरल हो गया। तो अब आपको लगेगा यार फिजिक्स में एस लगा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगा दूं, नहीं, वही तो मैंने बोला इसमें सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स आर अ वेरी इजी सब्जेक्ट, नहीं, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। रूल्स 11, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन जॉइंट या कॉमन पोजेशन रखें तो जो पोजेसिव साइन है वो बाद वाले नाउन में लगता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन जॉइंट या कॉमन पोजेशन रखें तो पोजेसिव साइन है वो बाद वाले नाउन में लगता है। बोले सर क्या, तो ये नियम जितने भी है ना उसको अपने भाषा में रखा हूं। पोजेशन मतलब अपना अधिकार बताना। राम एंड मोहन आर सोहन सन, जो राम और मोहन है वो सोहन के बेटे हैं, ठीक है भैया। ये सोहन और उसके बेटे कौन, एक राम एक मोहन। सोहन के बेटे कौन, राम और मोहन। तो सोहन इज राम्स एंड मोहन्स फादर। तो देखो सोहन इज राम्स एंड मोहन, देखो ये एस छोटा एस हो गया, कैपिटल एस होगा, है ना। सोहन प्रॉपर नाउन है तो सोहन इज राम्स एंड मोहन्स फादर। अब ये गलत हो गया, समझना क्यों।
जो सोहन है भैया, और राम के अलग से पिता और मोहन के अलग से पिता है क्या? नहीं, राम और मोहन दोनों के साथ में पिता है। तो ही बताया, जब दो या दो से ज्यादा नाउन, दो या ज्यादा से नाउन, नाउन दिख गया, देखो राम, राम और सोहन, राम और मोहन दोनों आ गए। कॉमन पोजेशन रखें तो पॉजेसिव साइन है वो बाद वाले नाउन में लगता है। मतलब देखो, जैसे मैं राम की बाइक बोलूं तो राम्स बाइक ऐसे यूज करता हूं, है ना, राम की बाइक, राम्स बाइक। अब मैं बोलूं भैया राम का अलग एक बाइक है और श्याम का अलग एक बाइक है, तो राम्स एंड श्याम्स बाइक ऐसे यूज करूंगा। क्यों? दोनों की अपनी अपनी किताबें हैं। राम्स एंड श्याम्स गर्लफ्रेंड, दोनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड है, दोनों कॉमन तो नहीं होंगे, तो दोनों अलग अलग पोजीशन रख रहे हैं, लेकिन साथ में पोजीशन रखें, दोनों की एक ही बाइक हो, दोनों पैसा मिला के खरीदे हैं, तब वहां पे राम्स एंड श्याम्स बाइक नहीं होगा, ये हट जाएगा। राम खाली बस राम रहेगा, और ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये जो पोजेसिव वाला साइन है, पोजेसिव साइन है, ये बाद वाले में लगेगा, बस वही बोल रहा है। तो पोजेसिव साइन है वो बाद वाले में लगेगा। तो यहां पर देखो, राम और मोहन आर सोहन सन, ठीक है, तो सोहन इज राम एंड मोहन फादर, राम्स एंड मोहन फादर नहीं, दोनों का एक ही पिता है भैया, तो राम एंड मोहन फादर, बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जो कि पोजेसिव साइन कहलाता है। रूल नंबर 12 देखते हैं, ना सिर्फ बल्कि, इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो ये लगाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे मैं ना सिर्फ मैथ्स अच्छा पढ़ा लेता हूँ बल्कि साइंस भी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, मैं ना सिर्फ इंग्लिश बोल लेता हूँ बल्कि हिंदी भी बोल लेता हूँ, मैं ना सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ बल्कि फुटबॉल खेलता हूँ, मैं ना सिर्फ पढ़ता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ बल्कि, ये हिंदी में हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं आम जीवन में। इसी को अगर मैं अंग्रेजी के रूप में देखूं भैया, तो इसके लिए यूज होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तबू ओपन में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आई गो टू नॉट ओनली स्कूल एंड कॉलेज, तो एंड नहीं लगेगा भैया, क्या लगेगा? बट लगेगा। और नॉट ओनली बट ऑल्सो में ना एक और अच्छा, बहुत अच्छा नियम है, वो भी नीचे हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं, नॉट ओनली आई गो टू, नॉट ओनली आई गो टू स्कूल बट ऑल्सो कॉलेज, ये भी बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो नियम हम नीचे सीखेंगे। आई गो टू नॉट ओनली स्कूल एंड कॉलेज नहीं, आई गो टू नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो कॉलेज, आई गो टू नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो कॉलेज, मतलब ना सिर्फ स्कूल जाता हूँ बल्कि कॉलेज भी जाता हूँ, ठीक है। तो एंड नहीं लगेगा, बट लगेगा, बट ऑल्सो कॉलेज, क्योंकि हम देखो ऐसे डायरेक्ट पूछे रहेगा तरह लगे बट का मतलब तो लेकिन होता है, यहाँ लेकिन थोड़ी लगेगा, बोल के आप गलत मार दिए तो वो भी गलत है। रूल नंबर 13, नॉट ओनली बट ऑल्सो के पेयर में दूसरे पद या टर्म के बाद जिस प्रकार के वर्ड सेंटेंस रहेंगे उसी प्रकार के वर्ड सेंटेंस पहले पद में भी होने चाहिए। अब ये रूल नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो समझ गए कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, ये तो समझ गए कि फिर में दूसरे पद या टर्म के बाद जिस प्रकार के वर्ड्स या सेंटेंस रहेंगे ठीक उसी प्रकार के वर्ड सेंटेंस पहले पद के बाद होने चाहिए। ये देखो अंग्रेजी में ना टेक्निकल टर्म लिखे रहते हैं किताबों में, वो टेक्निकल टर्म ना लिख के मैं आसान भाषा आपके भाषा में समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे देखो, नॉट ओनली के बाद क्या है? आई गिव चॉकलेट्स टू राम बट ऑल्सो टू श्याम, ओके। इसी को ही मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आई गिव चॉकलेट्स नॉट ओनली टू राम बट ऑल्सो टू श्याम। सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं, बस थोड़ा क्रम मैंने आगे पीछे कर दिया है, लेकिन इसका जो शब्दार्थ है, भावार्थ है, वो यही निकल के आ रहा है कि मैंने चॉकलेट सिर्फ राम को नहीं दिया बल्कि श्याम को भी दिया, मैं चॉकलेट सिर्फ राम को नहीं दिया बल्कि शाम को भी दिया, दोनों को दिया मैंने, ओके। अंग्रेजी में लेकिन क्रमानुसार थोड़ा अलग अलग है, तो बस इसको ध्यान क्या रखना, देखो बट ऑल्सो और नॉट ओनली, बट ऑल्सो नॉट ओनली, इन दोनों के बाद ना उसी प्रकार के सेंटेंस मिलने चाहिए। और जज कैसे करेंगे? देखो पहले क्या लिखा है, दूसरे पद के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस है, तो दूसरा पद क्या है? बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के बाद टू श्याम है ना, तो ऐसे ही नॉट ओनली के बाद टू राम आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो नॉट ओनली के बाद आई गिव चॉकलेट आ गया। तो एक काम करता हूं, क्रम को आगे पीछे कर देता हूं, आई गिव चॉकलेट्स को इधर ला दिए, आई गिव चॉकलेट्स को इधर ला दिए। अब देखो नॉट ओनली के बाद है टू राम और बट ऑल्सो के बाद है टू श्याम, तो सेकंड वाले को पहले देखना, सेकंड वाले के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा उधर पहले वाले में भी फिट कर देना। बट ऑल्सो के बाद टू श्याम है तो नॉट ओनली के बाद टू राम है, बट ऑल्सो टू कॉलेज तो नॉट ओनली टू स्कूल, ऐसे होता, ठीक। नॉट ओनली आई टॉक टू सीता बट ऑल्सो टू गीता, ऐसे होगा क्या? बट ऑल्सो के बाद क्या है? टू गीता, तो ऐसे नॉट ओनली के बाद भी टू सीता रहना चाहिए, बट यहां तो आई टॉक हो गया है, तो आई टॉक को पहले ला दो, आई टॉक नॉट ओनली टू सीता बट ऑल्सो टू गीता, मैं सीता गीता दोनों से बात करता हूं, बोले अच्छी बात। अब 14वें नंबर का नियम, और 14वें नंबर का नियम और देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो में एक और नियम रहेगा, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो
नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में वर्ब सेकंड नंबर पे जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा उसके अनुसार होगा। बोले सर ये क्या है, समझना। पहले सेंटेंस पढ़ता हूं, एग्जांपल पढ़ता हूं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। देखो पहला नियम जो मैं बताया, नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, बट ऑल्सो लगेगा। वेरी करेक्ट, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, द टीचर, तो ऐसी टाइप का इधर भी है कि नॉट ओनली के बाद द स्टूडेंट है, ये भी सेकंड नियम भी हो गया। तीसरा नियम पे ध्यान देंगे, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर वर रेस्पॉन्सिबल। भैया वर ही क्यों लगा, वॉज भी तो लग सकता था। बोले सर इज एम आर नहीं, ये पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो वाज या वर ही होगा, वाज या वर ही होगा। लेकिन वाज क्यों नहीं और वर क्यों लगा रहे हैं, या वर क्यों नहीं वाज क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों, वाज और वर कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसी के लिए बोला गया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में वर्ब सेकंड नंबर पे जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा उसके अनुसार होगा। तो स्टूडेंट पहला वाला हो गया, टीचर दूसरा वाला हो गया। तो टीचर है कि टीचर्स हैं, अगर खाली टीचर रहेगा तो मैं वाज यूज करूंगा, टीचर्स रहेंगे तो वर यूज करूंगा। हम इसको वेयर यूज करते हैं, वेयर ना करके उसको वर बोलते हैं, वर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस को भी प्रोनाउंस नहीं बोलते, जैसे प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन। खैर हम प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख रहे, तो जैसा आप बोले वैसा, हमको तो नियम के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। अब देखो खाली टीचर है तो सिंगल हो गया, ये वॉज या वर मैं या तो स्टूडेंट के हिसाब से लगा सकता हूँ या टीचर, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं तो यहाँ पे वर लगा सकता था, टीचर एक है, टीचर्स तो बहुत सारे, खाली एक टीचर लिखा हुआ है तो यहाँ पे वॉज लिखा हूँ, तो यहाँ पे वॉज लिखूँ कि वर लिखूँ, दोनों तो नहीं लिख सकता, दोनों में से एक ही लिख सकता हूँ। तो इसीलिए बोला जो सेकंड नंबर पे नाउन या वर्ब यूज होता है ना, उसके हिसाब से सेकंड नंबर पे जो नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है उसके अनुसार वर्ब होगा। तो टीचर एक सिंगल है इसलिए वर ना होकर क्या होगा, वॉज होगा, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, नॉट ओनली द टीचर, बस टीचर को पहले कर दिया, अभी भी कुछ नहीं किया हूं, टीचर्स नहीं लिखा हूं, बस टीचर, और यहां पे द टीचर की जगह क्या कर दिया, स्टूडेंट्स कर दिया। अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया भाई, स्टूडेंट्स आ गए, तो स्टूडेंट्स के साथ वर सही हो जाएगा, अब वाज नहीं वर ही सही हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होता है, वैसे ही नो सूनर के बाद भी देन होता है। एक नियम मैं अपने हिसाब से इसको बताया ना, अपने हिसाब से लिखा हो, जैसे ग्रेटर के साथ हमेशा देन बोलने का, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, टॉलर देन, हायर देन, ये सब यूज करते हैं। तो वैसे नो सूनर अर आ रहा है, ग्रेटर, हायर, स्मॉलर, टॉलर, तो अर के बाद, नो सूनर के बाद हमेशा क्या लगेगा, देन लगेगा। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। बोले सर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नो सूनर हैड वी कि वी हैड, ये ऐसे ही यूज होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, बताऊंगा उसको आगे चल के कभी टाइम मिला तो। नो सूनर हैड वी, नो सूनर हैड वी, नो सूनर डिड वी, इसको ऐसे यूज किया जाता है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी मान के चल सकते हो कि इसमें भी कोई गलती नहीं। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट, जैसे बोलते हैं अरे जैसी हम पहुंचे तो वैसी ट्रेन छूट गया भाई, जैसी मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा वैसी घंटी बज गई, जैसी मैं वहां से निकला वो बेहोश हो गया, ऐसे कुछ बोलते हैं सेंटेंस, बस वैसे ही है। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट, तो बट नहीं, नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ द लगता है। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड आई रीच द ऑफिस व्हेन आई गॉट द न्यूज ऑफ योर अराइवल, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा वैसे ही मुझे तुम्हारे पहुंचने की खबर मिली, व्हेन नहीं क्या लगेगा, देन लगेगा, है ना, देखो देन लगेगा। ऑल्दो के साथ येट लगता है, इसको याद करना, रट लेना, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। आइट करके याद कर लेना, आइट आ से ऑल्दो, इट से येट, ऑल्दो के साथ येट, जैसे बोलते हैं ना, भले ही मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं, अच्छा, भले ही मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं, तो जो भले ही लेकिन इसके लिए यूज कर रहे हैं ना, तो हमको हिंदी में क्या लगता है, लेकिन शब्द यूज किए, तो लेकिन के लिए क्या लगेगा, बट, लेकिन बट नहीं लगता है तो क्या लगता है, येट लगता है। ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगता है। ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड बट आई स्कोर गुड इन मैथ्स, नहीं, येट लगेगा। ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स, ठीक। धोखा वफा की राह में खाए हैं जरूर मगर कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, ठीक, भले ही ऑल्दो, मगर, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं किया, ठीक। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया और लोग पूछते हैं क्या क्या नहीं किया, सारी जिंदगी गुजार दी फकीरी में मगर कभी भी जमीर का सौदा नहीं किया, और धोखा वफा की राह में खाए हैं जरूर मगर किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो भले ही वहां पर यूज कर रहे हैं धोखा
वफा किराए में हम भले खाए हैं लेकिन हम किसी को नहीं दिए ऐसा। तो ऑल्दो आई एम स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स। रूल नंबर 7, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है। हार्डली मतलब भी वही है, जैसे ही, जैसे हम नो सूनर पढ़े थे ना, नो सूनर मतलब जैसे ही, वैसे ही हार्डली। अरे हार्डली में पहुंचा ही था कि भैया वो चले गया वहां से, मैं जैसे ही बोलना चालू किया था वैसे उसने बात काट दी, तो ऐसे उसका मतलब होता है हार्डली। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है। तो ट्रिक पता है, व्हेन की बॉडी हार्ड होती है ना, व्हेन, वो व्हेन से WHEN वाला व्हेन याद कर लेना। हार्डली बराबर स्कर्सली ही होता है, और सबका मतलब वही नो सूनर जैसा ही हो गया। जैसे हार्डली हैड आई ओपन द बुक, बोले सर फिर आई हैड ओपन होना चाहिए कि नहीं, इसको ऐसे यूज करते हैं हैड आई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो आगे आ जाता है, ये बीच का जो हेल्पिंग वर्ब वो पीछे हो जाता है। हार्डली हैड आई ओपन द बुक देन द लाइट्स वेंट ऑफ, गलत। अब यहां पर देन नहीं लगेगा, नो सूनर रहता। देखो नो सूनर के जैसा ही हम लोग हार्डली यूज करते हैं और हार्डली जैसा ही स्कर्सली भी यूज करते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, और हार्डली और स्कर्सली के साथ क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं। हार्डली हैड आई ओपन द बुक देन द लाइट्स वेंट ऑफ, नहीं, हार्डली हैड आई ओपन द बुक व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। क्या, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। क्लियर। वो शब्द जो IOR के साथ खत्म होते हैं उनके सामने टू लगता है, देन नहीं। जैसे देखो हम ग्रेटर देन बोलने का आदत है, ग्रेटर देन, लार्जर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, हायर देन, ऐसे अर वाले के आगे हमको देन लगाने की आदत होती है। तो जैसे सीनियर वर्ड आया, जूनियर वर्ड आया, प्रायर वर्ड आया, तो हमको लगता है अर है तो देन लगा देंगे। ही इज सीनियर देन मी, गलत। ही इज जूनियर देन मी, गलत। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक। इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, गलत। इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर टू द, इंफीरियर मतलब थोड़ा लो क्वालिटी का, कोई मैच हुआ को भैया पाकिस्तान से थोड़ा कम बैटिंग, इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर टू दैट ऑफ पाकिस्तान, देन नहीं लगेगा, इंफीरियर टू, इंफीरियर देन नहीं, इंफीरियर टू। ही जूनियर देन मी, ही इज जूनियर टू मी, देन नहीं होगा, टू होगा। अच्छा यहाँ पे एक और बेहतरीन रूल आपको मैं बता रहा हूं, देखो इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर, देन की जगह टू लग दिए, दैट ऑफ पाकिस्तान ना लिख के अगर मैं खाली पाकिस्तान लिखता तो ये गलत होता क्या। इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर टू पाकिस्तान, बोले सही तो है सर, नहीं। सोचो आप किसको कंपेयर कर रहे हो, इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो कि इंडिया के बैटिंग को पाकिस्तान के बैटिंग के साथ कंपेयर कर रहे हो। आप इंडिया के बैटिंग को पाकिस्तान के बैटिंग के साथ कंपेयर कर रहे हो, ना कि इंडिया के बैटिंग को पाकिस्तान से। तो इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर टू पाकिस्तान, अरे इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान से कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो या तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए इंडियाज बैटिंग वॉज इंफीरियर टू पाकिस्तान बैटिंग, ये लिखना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा और अच्छे वे में कैसे लिख देते हैं, टू दैट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बैटिंग से, टू दैट ऑफ पाकिस्तान, समझिए बात। तो ये भी अच्छा नियम है, जाने जाने में एक नियम और आपको बता दिया मैंने। जब जॉइंट पोजेशन ना हो तो सभी नाउन में पोजेसिव साइन लगेगा। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे हमने पिता राम और मोहन के पिता कौन थे, सोहन, तो भैया दोनों के एक ही बाप, एक ही पिता थे। लेकिन अगर राम और सोहन दोनों के एक ही बाइक होते तो राम एंड सोहन्स बाइक, ना कि राम्स एंड सोहन्स बाइक, ऐसे नहीं, राम एंड सोहन्स बाइक। लेकिन दोनों की अपनी अपनी बाइक हो तो राम्स एंड सोहन्स बाइक ऐसे यूज कर सकता था। क्लियर। बोले सर कैसे मालूम चलेगा, अलग अलग पोजीशन है, सेंटेंस से। जैसे द ऑडियंस लिसन टू राहत इंदौरी, राहत इंदौरी बहुत फेमस शायर है, मुनव्वर राना बहुत फेमस शायर है। ये रूल नंबर 11 मेंशन कर दिया हूं ताकि आप जाके वहां इससे मिलता जुलता एक और नियम पढ़ सके। द ऑडियंस लिसन टू राहत इंदौरी एंड राना शायरी, द ऑडियंस लिसन टू राहत इंदौरीज एंड राना शायरी, दोनों में क्या सही होगा सोचो भैया। राहत इंदौरी अपनी शायरी पढ़ेंगे ना, मुनव्वर राना अपनी शायरी पढ़ेंगे, तो राहत इंदौरी एंड राना, इसमें क्या लग रहा है, इसमें यह लग रहा है कि राहत इंदौरी और राना की शायरी एक ही है, नहीं, दोनों साहब की अलग अलग शायरी है, राहत इंदौरीज एंड राना शायरी, तो सेकंड वाला सही होगा। रूल नंबर 20, जो पॉजेसिव केस या साइन है वो ज्यादातर लिविंग थिंग के नाम पर लगता है, वो होगा, वो ज्यादातर लिविंग थिंग, लिविंग बींग है ना, लिविंग बींग के नाम पर लगता है, लिविंग बींग के नाम पर लगता है। जैसे देखो दो तरीके से मैं बोल सकता हूं, इट इज अ पेन ऑफ कुणाल, देखो पेन ऑफ कुणाल, शब्दार्थ भावार्थ वही निकल रहा है कि कुणाल का पेन है, पेन ऑफ कुणाल या कुणाल्स पेन, भावार्थ दोनों में ये निकल रहा है कि कुणाल का पेन है भैया। लेकिन देखो कुणाल लिविंग बींग है कि नॉन लिविंग बींग है, लिविंग बींग, तो जो एपोस्ट्रोफी साइन है पॉजेसिव केस, मतलब ये एपोस्ट्रोफी एस भी बोलते हैं इसको, इट इज कुणाल्स पेन, ये सही है। अगर मैं इसको इट इज पेन ऑफ कुणाल बोल दूं तो गलत। आई लॉस्ट माई बाइक्स की, बाइक की चाबी, मेरी चाबी नहीं, बाइक की चाबी,
तो बाइक कैसा है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए बाइक्स की ऐसा यूज नहीं करते, आई लॉस्ट द की ऑफ माई बाइक। समझ रही बात? लेकिन ध्यान रखना, जब किसी नॉन लिविंग थिंग का मानवीकरण किया जाए तो उसको भी पॉजेसिव केस में लिखते हैं, जैसे कुणाल पेन है ना, वैसे ही जैसे यू आर फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून मतलब भाग्य है ना, तुम भैया भाग्य के फेवरेट हो, यू माइट एस्केप फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर, तुम किसी भी बड़े से बड़े विपदा से बच सकते हो, यू आर फॉर्च्यून्स फेवरेट, यहाँ पे मानवीकरण किया जा रहा है। अरे कोई नॉन लिविंग बींग का कोई फेवरेट होगा क्या? मेरा ये फेवरेट घर हो सकता है, लेकिन घर का फेवरेट सदस्य मैं हो सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन मैं सेंटेंस में उसको मानवीकरण कर रहा हूं, उसको मानव की क्वालिटी दे रहा हूं, पसंद करने चाहने की क्वालिटी। यू आर फॉर्च्यून्स फेवरेट, तो ये चल जाएगा, फॉर्च्यून्स फेवरेट सही है, गलत नहीं है। फिर ऐसे नाउन जो टाइम स्पेस या वेट दर्शाए उसके साथ भी पॉजेसिव साइन लगता है। बोले कैसे? माई हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो, जैसे देखो हिंदी में इसमें ना इतना ही दूर है, पास ही में, छत्तीसगढ़ी में कुला दुआरी बोलते हैं, ठीक है, एकदम पास में होना, ठीक, मुहावरा है, एकदम पास में होना घर। अरे मोर मोर गए नहीं कुला दुआरी में, चलो बोले ठीक। तो माई हाउस इज एट स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो मतलब मैं पत्थर फेंकूंगा और वहां पे आप पहुंच जाओगे, समझे, पत्थर फेंकने दूरी तक। तो ये स्पेस को दर्शा रहा ना, स्पेस और टाइम, टाइम मतलब भैया 5 मिनट 2 मिनट में जहां तक पत्थर जाने में लगेगा बस उतने में पहुंच जाओगे, दूरी पत्थर जहां तक जा रहा है बस उतनी ही दूर मेरा घर है। तो ये टाइम और स्पेस को बता रहे कि नहीं बता रहे? माई हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ पे थ्रो ऑफ स्टोन ना होकर स्टोन्स थ्रो, ये सही है ना। गुड बेटर बेस्ट, इसमें बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, देखो एक नॉर्मल, फिर एक कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और एक सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अच्छा का बेहतर, बेहतर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर कर रहा हूं, अरे राम श्याम से बेहतर है, ये बुक इस बुक से बेहतर है, ये कंपैरेटिव डिग्री। सब में एक कोई चुनना हो, सब में एक किसी को अच्छा बताना हो, बेस्ट बताना हो, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। ये जो राहुल है ये बेस्ट स्टूडेंट है, जो विराट कोहली वो बेस्ट क्रिकेटर है, मतलब सब में किसी एक को चुन रहा हूं मैं, बेस्ट बता रहा हूं, उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। सुपरलेटिव वर्ड्स जैसे स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, टफेस्ट, हार्डेस्ट। इसका सिंपल से एक चीज है, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट होता है कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट होता है? सोच के देखो, आपको सारे नियम मालूम है, बस आप सुने भी हो, बस आप उस पर ध्यान नहीं दिए और योगेंद्र सर से पढ़े नहीं हो, यही 2 कारण है अंग्रेजी नहीं बनता, ठीक। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट होता है कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट? होता तो ये है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले क्या लगेगा? द। सहवाग वाज द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, सहवाग सबसे बेस्ट बैट्समैन था, सहवाग वाज द बेस्ट बैट्समैन। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज टॉलेस्ट बॉय नहीं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। आई एम द टफेस्ट पर्सन, आई एम टफेस्ट पर्सन नहीं, आई एम द टफेस्ट पर्सन। क्लियर? चलो, नहीं हुआ अभी, 30 नियम है। म्यूचुअल 2 लोगों के लिए यूज होता है और कॉमन 2 से ज्यादा। देखो म्यूचुअल मतलब आपसी, जैसे भैया हमें आपसी समझ अच्छी है तो हिंदी में तो आपसी हो गया, लेकिन अंग्रेजी में म्यूचुअल और कॉमन 2 अलग अलग शब्द यूज होते हैं। सॉरी, समझना, जैसे मैं अपने एक मित्र की बात कर रहा हूं, जैसे मेरा एक रूम पार्टनर है भैया, मैं उसके साथ रहता हूं, अरे हम में आपसी समझ अच्छी है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बोले ओके वी हैव गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्यों? जब 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल यूज करेंगे, और हमारे उसके साथ कोई और रहे, 3-4 लोग रह रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगा वी हैव गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गलत, वी हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो म्यूचुअल 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है और कॉमन 2 से ज्यादा लोगों के लिए, जैसे राम एंड श्याम हैव गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सही है। क्यों? राम और श्याम 2 लोग हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड यूज करिए, सही है। बट यहां पर राम श्याम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, तो 3 लोग आ गए, दे ऑल हैव अ गुड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यहां पर म्यूचुअल नहीं होगा, यहां पे कॉमन होगा, तो दोनों सही है ना। तो 2 लोग रहेंगे तो म्यूचुअल, 2 से ज्यादा रहेंगे तो कॉमन। ईच और एवरी ये एक प्रोनाउन की तरह काम करता है ना, तो इसको हम देखते हैं, इसका डिफरेंस समझते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। नहीं चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में आप उतना जम कर पाओ नहीं कर पाओ। जो पहले से पढ़ा होगा तो उसको तो सब समझ आ जाएगा, उसके लिए रिवीजन होगा। जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए भैया 3-4 बार 5 बार देखना, हर बार अपने आप कुछ ना कुछ नया चीज़ समझ आता है। एक ही लेक्चर को 2-3 बार देखोगे, कुछ नया पॉइंट आपको मिल जाएगा, भले मैं बोला ना हूँ वो आप समझ जाओगे, ऐसा होता है। तो 2 से 3 बार 4 बार देखें।